हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी की प्रैक्टिस जो है वो हमारी जारी है। हम देख रहे हैं प्रश्न, क्योंकि सीडीपी जो है आपका यानी बाल विकास एवं मनोविज्ञान, ये आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, सभी टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। निश्चित रूप से सिलेबस इसका सभी में सेम होता है, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे चले जाइए, आप जूनियर लेवल पे चले जाइए, इसका सिलेबस सेम रहेगा। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस जो है हमने जारी रखी हुई है। और इसी को देखते हुए चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। देखेंगे 30 प्रश्न बाल विकास एवं मनोविज्ञान से। स्टार्ट करेंगे सेशन, उसके पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से मुझे मिल जाएगा। चलिए देखेंगे आज का पहला प्रश्न। विकलांग बालकों से हम आगे, फिर आपके ऑप्शन हैं। समझते हैं कि जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, समझते हैं कि जो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हैं, समझते हैं जो शारीरिक दोष रखते हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकलांग बालकों से आप क्या समझते हैं? बेसिकली जितने ऑप्शंस यहाँ हैं, अगर उनमें से हमें चूज़ करना है तो हम ऑप्शन नंबर सी जो है वो चूज़ कर लेंगे कि समझते हैं जो शारीरिक दोष रखते हैं। चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना छिपी रहती है। ये कथन किसका है? मैकडूगल का, लेबर्ट का, वुडवर्थ का, या कॉलेसनिक का? कोई भी चीज़ संचय करने की जो एक मनोकामना होती है, उसके कारण से चोरी करने की भावना आती है, और ये जन्मजात है, ऐसा किसका मानना है? तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही हो जाता है, कॉलेसनिक का ये कथन है। प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा मानवीय गुण होता है? सहयोग, ईमानदारी, दयालुता, इनमें से सभी? और इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सहयोग, ईमानदारी, दयालुता, सारी भावनाएं, सारी मानवीय गुण देखने को मिलते हैं। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील और झगड़ालू होती है, ये कथन किसका है? टर्मन, क्रो एंड क्रो, ट्रो का, कॉलेसनिक का? तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रो का मानना है कि जो प्रतिभावान लड़की होती है वो घर में बैठना कम पसंद करती है, ये बात से एग्री है, लेकिन झगड़ालू होती है, क्रियाशील होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ऐसा इनका मानना है, जो बालक समाज में मान्य, उपयोगी एवं किसी प्रकार का नवीन मौलिक कार्य करते हैं, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान्य काम भी हो, उपयोगी भी हो वो काम, और नवीन हो और मौलिक हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका खुद का हो, खुद का आइडिया हो। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सृजनशील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई नए चीज़ का सृजन करना, कोई मौलिक चीज़ का सृजन करना, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है। सृजनशील बालक कहलाते हैं। प्लेटो ने कब कहा था कि उच्च बुद्धि वाले बालकों का चयन करके उन्हें विज्ञान आदि की शिक्षा देनी चाहिए? 2000 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 2002 वर्ष पूर्व, 2003? मतलब प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, पर ऑप्शन ऐसे दिया है कि आप लगाते रहिए तुक्का। अगर आपको प्लेटो का टाइम पता है तो आप इजीली गेस कर लेंगे इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाता है 2000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मतलब होता है बच्चे कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। हमें देखिए, कोई भी टीचर इतना कंप्यूटर नहीं है कि उसको हर चीज़ तत्काल में ही रटी ही हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसका सब्जेक्ट हो तो अलग बात है, बट बेसिकली ऐसा होता है। तो कई बार होता है कि तुरंत उत्तर नहीं बनता, तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि शिक्षक को इसका उत्तर अब उस वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में उसका समझ के उत्तर दे देना चाहिए। इससे बच्चे भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे भी ये चीज़ समझते हैं कि टीचर के पास नॉलेज है, लेकिन कोई भी गूगल नहीं है कि हर वक्त कुछ भी किसी भी पूछा है तो उसके मुंह पे रटा ही रहे। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो चीज़ टीचर को ध्यान नहीं आता है या रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में बच्चे भी फिर रिस्पेक्ट देते हैं अगर आप बाद में उनको आंसर बता देते हैं तो। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तुरंत। तो यदि संभव हो तो बिल्कुल सही उत्तर होगा तत्काल, तुरंत। जब विद्यार्थी ने जिज्ञासा की तभी आपको उसकी जिज्ञासा शांत कर देना चाहिए, यानी आपको उसका उत्तर दे देना चाहिए।
आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंज फेस कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हो जाते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे आप? चलिए देखेंगे। यहाँ पे आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो इजीली समझ लेंगे। और अगर ऐसे बच्चों से सिर्फ अंग्रेजी टू इंग्लिश बात, जैसे कि आजकल के प्राइवेट स्कूल बाध्य कर देते हैं कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, बच्चे समझे ना समझे आपको इंग्लिश बोलना है, हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिनके बच्चे जो है, जो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंग्लिश वीक ही है ना। तो उसका रीज़न यही है। तो मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है क्या? प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना या करना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, या विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। आपको नैतिक मूल्यों को विकसित करना है बच्चों में, ठीक है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ताकि बच्चे उसे देख के फॉलो करें। क्योंकि जनरली बच्चे वही करते हैं जो वो अपने आसपास या अपने से बड़ों को करते देखते हैं। जैसे जैसे किसी बच्चे का घर का माहौल अगर ऐसा है कि जहाँ पे जैसे गाली गलौज होता है तो बच्चा भी वो सीखता है और वही करता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जो भी व्यवहार घर के बाहर करता है वो दर्शाता है कि वो घर में उसके घर का माहौल कैसा है, ये दर्शाता है, ठीक है। वो रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब उसके घर वाले भी रिस्पेक्ट देते हैं हर किसी को। इस तरह से है। और वही चीज़ स्कूल में भी लागू होती है, क्योंकि शिक्षक का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। बच्चे जो है टीचर को अपना आइडल मानते हैं। तो अगर जैसा व्यवहार शिक्षक का रहता है, जैसा आचरण रहता है शिक्षक का, उसका प्रभाव बच्चों पर निश्चित रूप से पड़ता है। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें, आगे आपके ऑप्शंस हैं, एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, या कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। अब बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में। अब जैसे अगर कोई पैर से विकलांग है तो वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन कैरम खेल सकता है, चेस खेल सकता है। तो इस तरह से जो भी उनके हिसाब से उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए जो उचित खेल है उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह निर्देशन जो बालकों को अपने पाठ्य विषय तथा अन्य शैक्षिक क्रियाओं के चुनाव में सहायता प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, आर्थिक, या फिर इनमें से सभी? पाठ्य विषय और अन्य शैक्षिक क्रियाओं के चुनाव में। तो यहाँ पे जो सही होगा शैक्षिक, क्योंकि शैक्षिक की बात हो रही है, शैक्षिक क्रियाओं के लिए चुनाव में सहायता प्रदान करता है तो वो शैक्षिक निर्देशन कहलाएगा। बाल अपराधी वह बालक है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यता से विचलित हो जाए तथा जिसे समाज विरोधी कहा जा सके। किसका कथन है ये? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ये गुड का कथन है। अगला प्रश्न, विचित्र या विशिष्ट शब्द ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रयुक्त होता है जो सामान्य व्यक्ति के शील गुणों से भिन्न शील गुणों से संबंधित होते हैं। ये कथन किसका है? क्रो एंड प्रो का, अल्बर्ट का, जेम्स का, या फ्रायड का? और उत्तर सही होता है ये क्रो एंड क्रो का कथन है। बिल्कुल, कथन वाले देखिए क्वेश्चन 100% तो किसी को याद नहीं रहते हैं कि ये कथन किसका है, वो कथन, क्योंकि इतने सारे कथन हैं। लेकिन फिर भी जितना आप प्रैक्टिस कर सके, जितना याद रख सके तो ठीक है, अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट कथन जो है आप नोट डाउन करके चार्ट बना के भी लगा सकते हैं अपने रूम में, तो नज़र पड़ती रहेगी तो वो चीज़ एग्जाम तक याद हो जाएंगी। मनस्तापी स्नायुविक यानी कि न्यूरोटिक बालक की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? अमूर्त चिंतन का अभाव, अवधान व रुचि की व्यापकता, मौलिकता एवं समायोजन का अभाव, सीखने की धीमी गति। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है अवधान व रुचि की व्यापकता। ये उसकी विशेषता नहीं, बाकी 3 अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, मौलिकता, समायोजन का अभाव होता है, सीखने की गति भी धीमी होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए?
छात्रों को दंडित करना चाहिए। अरे ये कुछ अलग ही ऑप्शन है कि मतलब शिक्षण अधिगम स्टार्ट करने के पहले ही छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, या अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए पढ़ाने से पहले थोड़ा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सिचुएशन रहेगी सीखने का, एक जो वातावरण है वो माहौल जो क्रिएट हो जाएगा, तो बच्चे क्या है सीखने में इंटरेस्ट लेंगे। ऐसे अचानक से आप पढ़ाने लगे, बच्चों का मूड कुछ और है, खेलने का है या कुछ भी है, और उसी में आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, जाहिर सी बात है। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या इनमें से कोई नहीं? साइजॉइड वर्ग कैटेगरी में। सो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे मैं बता दूं कि साइजॉइड वर्ग में जो है शारीरिक रूप से जो अपंग बालक होते हैं उनको शामिल किया जाता है, तो इनमें से आपके तीनों ही ऑप्शन के सुटेबल नहीं हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी विशिष्ट बालक ही कहलाएंगे। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? शिक्षक को, छात्र को, पाठ्यक्रम को, या सहायक सामग्री को? तो किसे आश्रित चर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, छात्र को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? अभिमान, घृणा, स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं? तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं मैकडूगल ने भी बताई रखी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसकी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, एक प्लेलिस्ट बनी है शिक्षण, बाल विकास एवं मनोविज्ञान, उसमें आपको थ्योरी वीडियोस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट के वीडियोस मिलेंगे, छोटे छोटे एक एक टॉपिक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसे प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको ऊपर जो वीडियो मिलेंगे वो रीसेंट वीडियो मिलेंगे, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट्स के होंगे। आपको नीचे जाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, नीचे आपको थ्योरी वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि थ्योरीज हमारी काफ़ी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं? गति, रुकावट, कुशलता, आकार? तो बेसिकली संवेग जो है वो कार्यों को रुकावट प्रदान करते हैं। हमारे इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं एक व्यवधान उत्पन्न करते हैं किसी भी काम में, इसीलिए इंसान को अपने संवेगों पे जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक 8 वर्ष के एक बालक के समान है, यानी कि उसकी उम्र तो 12 साल हो चुकी है, पर इंग्लिश सब्जेक्ट में उसके जो मानसिक आयु कह सकते हैं या जो उसका दिमाग है वो एक 8 साल के बालक के लेवल का उसको सब चीज़ आती है, जो एक 12 साल के बच्चे को आना चाहिए वो सारी चीज़ों से नहीं आना चाहिए। अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, बाकी चीज़ें जो है वो 10 वर्ष के समान कर लेता है, इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है उसकी। तो बताइए उसकी शिक्षा लब्धि क्या होगी? 80, 70, 90 या 85? बहुत ही अलग और यूनिक प्रश्न है। बुद्धि लब्धि नहीं पूछा है, यहाँ शिक्षा लब्धि पूछा है। फटाफट से बताइए। 12 वर्ष वास्तविक आयु हो गई आपकी, 8 वर्ष इंग्लिश में हो गई उसकी आयु, 10 वर्ष उसकी बाकी सब्जेक्ट्स में है। थोड़ा सा इसके लिए टाइम दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। दरअसल ये प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्ट है, थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जनरली जब हम इस तरह के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि या तो किसी एक सब्जेक्ट का दिया रहता है, या तो अलग अलग चाहे 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट का दिया रहता है, विषय दिया रहता है। यहाँ पे अन्य पढ़ाई लिखा है कि अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष है, यानी कि वो कौन से कितने विषयों में है ये नहीं है। तो जो इसका सूत्र हम लगाएंगे जब, तो वहाँ पे हमें विषयों की संख्या नीचे लगानी पड़ती है, ठीक है। सूत्र में विषयों की संख्या लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक तो अंग्रेजी है, लेकिन बाकी अन्य पढ़ाई में कितने विषय हैं ये हमें नहीं पता है। तो अगर हम फिर इसको एक ही मान के, एक अंग्रेजी और एक ये 2 विषय ही मान के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई इसका सही उत्तर नहीं आएगा। चलिए करते हैं इसको। तो जब भी कभी भी आपको ऐसा निकालना हो शिक्षा लब्धि,
तो सबसे पहले आपको इसकी शैक्षिक आयु निकालनी पड़ेगी एवरेज में। एक ही दिया है तब तो ऑलरेडी दिया हो रहता है, लेकिन अगर एक नहीं दिया है, 2-3 दिए हैं, तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो आयु, सभी विषयों की जो उनकी आयु है वो उसको जोड़ना है। तो ये 8 और 10 हम जोड़ लेते हैं, और बटे में हमें लिखना होता है कितने विषयों की संख्या है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं औसत निकालना है। तो यहाँ पे संख्या विषयों की हमें नहीं पता है, अन्य पढ़ाई बस लिख दिया है, हम 2 मान के ही चलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं, 2 लिख देंगे। तो जब ये कटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, मतलब ये पूरा जोड़ लेंगे तो ये 18 होता है, यहाँ पे बटे 2, तो ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इस तरह से नहीं काटेंगे, इसको जोड़ लिया हमने पहले, फिर उसके बाद काटेंगे, तो ये आपको आ जाएगा उत्तर 9। उसके बाद शिक्षा लब्धि निकालने के लिए आपको सूत्र जो लगाना है, हमारा जो 9 आया है वो, और जो वास्तविक शारीरिक आयु है वो लिखना है, और गुणा करना है 100 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर 75 आएगा, जबकि ऑप्शन में कहीं पे भी 75 नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल 75 इसका उत्तर आना चाहिए अगर हम इस तरह से निकालते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक विषय का नाम लिखा होता तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हम कह सकते थे कि हमारा आंसर 75 है, बट यहाँ पे अन्य पढ़ाई बस लिखा है, सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं दिखाया हुआ है। सो ये इसका हो जाता है। आपको प्रैक्टिस सेट्स में या फिर आपको कुछ इंटरनेट पे इसका आंसर 90 भी मिल सकता है और 70 भी मिल सकता है, दोनों ही देखने को मुझे मिला है। पिछड़े बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होता है ये सारी ही चीज़ें की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मकता अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर एस चौहान का, डॉक्टर ओ.एस. मित्तल का, फ्रायड का या गिलफोर्ड का? और ये कथन होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस चौहान का। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किस चीज़ में? अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या सर्वांगीण विकास में? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास में। सीखने में रुकावट आने का कारण क्या है? पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ही कारण से किसी भी कार्य में रुकावट आ सकती है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? रोशा का स्याही के धब्बों वाला परीक्षण, अंतश्चेतनाभिबोधन परीक्षण, बाल अभिबोधन परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण। व्यक्तित्व मापन, तो यहाँ पे परिस्थिति परीक्षण इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चिंतन की आवश्यकता होती है समस्या समाधान के लिए, दार्शनिकता के लिए, नैतिकता के लिए या फिर मानवता के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके थोड़ा मोटिवेट करिए। अगर आप किसी ग्रुप में हैं, आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। एंड या चैनल पे न्यू है तो आपको सब्सक्राइब करिए। एंड टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, जो कुछ भी है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़रूरी नहीं है ज्वाइन करना, लेकिन जहाँ जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे अगर आपको PDF की ज़रूरत है, क्विक नोटिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी जो कुछ भी पोस्ट जाएंगी वो आपको मिल जाएंगी। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है समस्या समाधान के लिए। अगला प्रश्न, एक बालक कक्षा में अमर्यादित व्यवहार करता है तो शिक्षक को उसकी गतिविधि के आधार पर उसके बारे में क्या करना चाहिए? दंड का प्रावधान, अभिभावकों को बुलाना, प्रधानाध्यापक को बताना या चिंतन एवं विचार? तो जो करना चाहिए वो आप सबको पता है, हम लोग को भी पता है। ऑप्शन नंबर डी हाँ सही है। फिलहाल चिंतन एवं विचार करना चाहिए, सोचना समझिए कि क्यों इसका व्यवहार ऐसा है, क्या है उसके रीज़न हो सकते हैं, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। और सिर्फ चिंतन ही नहीं करना है, एक्शन में भी उस चीज़ को लाना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, परीक्षा में सही प्रश्न का उत्तर याद करने के लिए छात्रों द्वारा की जाती है क्या? कल्पना, तर्क, चिंतन, प्रयास। एग्ज़ाम देते वक्त कई बार होता है ना कि सही प्रश्न क्या था याद नहीं आता रहता, तो बच्चे क्या करते हैं, जाहिर सी बात है सोचते हैं ना, चिंतन करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सो ये हमारा आज का सेशन था। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।